नमस्कार। आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिसने क्रिकेट के मैदान में अपनी बॉलिंग से विरोधियों के छक्के छुड़ा दिए। एक ऐसा इंसान जिसे सुल्तान ऑफ स्विंग का खिताब दिया गया और क्रिकेट के मैदान के बाहर अपने बयानों से ये हमेशा खबरों में बने रहे। पेश है आज का मुकदमा आपकी अदालत में। फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर सरफराज नवाज आपकी अदालत में हाजिर हो। इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू हो, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, आज की जज जावेद नकवी की इजाज़त चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इस सदाबहार शख्सियत पे आज की अदालत शुरू की जाए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, एक नजर डालेंगे सरफराज नवाज के क्रिकेटिंग करियर पर। सरफराज नवाज को पाकिस्तानी क्रिकेट के इतिहास में सबसे कंट्रोवर्शियल क्रिकेटर माना जाता है। रिवर्स स्विंग के मास्टर कहे जाने वाले सरफराज नवाज ने मैदान के भीतर अपनी तूफानी गेंदों से कहर बरपाया तो मैदान के बाहर अपने बयानों से लोगों को घायल किया। सरफराज नवाज वो बॉलर हैं जिन्होंने इमरान खान, वसीम अकरम और वकार यूनुस को गेंदबाजी का एक नया अंदाज सिखाया। आजकल शोएब अख्तर और शब्बीर अहमद सरफराज नवाज के शागिर्द हैं। आजकल सरफराज दिल्ली के बॉलर्स को क्रिकेट के मैदान में एग्रेसिव बॉलिंग के तरीके सिखा रहे हैं। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम सरफराज नवाज पर। आपकी अदालत में पाकिस्तान के फॉर्मर स्विंग बॉलर सरफराज नवाज पर इल्जाम है कि ये गलती करने वालों का साथ देते हैं। सरफराज साहब, वैसे तो आप बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस हैं। अपनी बॉलिंग के लिए फेमस हैं, आप अपने बयानों के लिए फेमस हैं, लेकिन आजकल इस बात की चर्चा हो रही है कि आप जो गिल्टी हैं, अपराधी हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए फेमस हो रहे हैं। मसलन कौन से अपराधी? शोएब अख्तर, उन पर डोपिंग का इल्ज़ाम लगा तो आपने कहा कि इनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, 2 साल के लिए पाबंदी लगा दी, बेचारे का करियर तबाह हो जाएगा। जब उसने मैच नहीं खेला तो किस चीज़ की पाबंदी? डोप टेस्ट जरूर हुआ है बट ही हैज़ नॉट प्लेड एनी मैच। पाबंदी जब लगती है व्हेन यू प्ले ए मैच, उसके बाद आपका डोप टेस्ट हो, उसके बाद फिर अगर पॉजिटिव आए देन फेयर इनफ। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा हेस्ट डिसीजन लिया है और बड़ी जल्दी ऐसे बॉलर के ऊपर एकदम पाबंदी लगा दी है। और मेरा ख्याल है कि जो कमेटी थी वो इतनी कॉम्पिटेंट नहीं थी और अब ये जो ट्रिब्यूनल बना है दोबारा उन्होंने अपील की है, इसमें आपके सामने चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। यहाँ खबरें तो ये उड़ी कि डोपिंग टेस्ट तो बात की बात थी, असल में उन्होंने कोच बॉब वुल्मर को थप्पड़ मार दिया था, इसलिए उन्हें यहाँ से हटा दिया गया। बात ज़रूर मैंने भी पढ़ी अखबार में, लेकिन अभी कुछ दिन पहले बॉब वुल्मर ने टीवी के ऊपर आकर ये वाज़ह किया है कि मुझे कोई थप्पड़ नहीं लगा। आपकी क्या जानकारी है? शोएब अख्तर तो आपके शागिर्द हैं, उन्होंने आपको ज़रूर बताया होगा कि थप्पड़ मारा या नहीं। नहीं, ये पता चला है कि कोई कोच के अंदर कोई गाना लगा हुआ था, उसमें कोई ऐसी बात आई, हज़रत अली का नाम चल रहा था, तो बॉब वुल्मर ने ऐसे कहा व्हाट दिस लिंगो गोइंग ऑन, ला 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 ला। तो इस पे तो मैं कहूँगा कि शुएब अख्तर क्या कोई बंदा भी इश्तियाल अंगेज़ हो सकता है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के नाम को, अगर वो इस तरह कर रहा है तो अगर शुएब अख्तर ने एक थप्पड़ मारा मैं 2 मारता हूँ। आप वो ये इशारा कर रहे हैं कि एक मार के कम किया, 2 मारने चाहिए थे। 2 मारने चाहिए थे खुलकर, क्योंकि देखें ये मज़हब के ऊपर किसी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इसमें जो किसी की फीलिंग्स हर्ट होती हैं वो तो किसी को जात नहीं होनी चाहिए। ये पहले भी ऐसा हुआ है कि आपने शोएब अख्तर को भड़काया बॉब वुल्मर के खिलाफ। मेरे पास में 17 जुलाई 2004 का आपका बयान है, पढ़िए। ये आपका बयान है 16 जुलाई 2004 इस्लामाबाद से, जिसमें आपने कहा कि मैंने भी क्रिकेट खेली है, आई प्लेड क्रिकेट फॉर माई कंट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई फील एन इंग्लिश मैन कैन नॉट सी एन एशियन प्लेयर ऑन टॉप। आपने ये भी कहा कि वुल्मर जो कुछ सिखाते हैं शोएब को, उससे शोएब अख्तर का नुकसान हो सकता है।
बिल्कुल उस वक्त ये बात हुई थी कि ही वांटेड टू फिनिश शुएब अख्तर इन अ वे कि वुल्मर ने उसको कहा कि कट योर रन अप शॉट। मैंने शुएब अख्तर को समझाया कि शॉर्ट रन अप से आपकी ना तो स्पीड बनेगी एंड यू विल बिकम एन ऑर्डिनरी बॉलर, और जो बैट्समैन के ऊपर विद द लॉन्गर रन प्रेशर आता है, वो सोचता है कि ये अब बाउंस आएगा क्या होगा, तो वो ड्यूरेशन एक कम होगी, डबल माइंडेड बैट्समैन नहीं होगा, और उसके बाद यू हैव टू वर्क हार्डर। एक तेज़ स्प्रिंट लेके और इतना तेज़ बॉल करना, इसमें बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में एग्जर्शन होगी, तो लंबे रन पे जाओ, ये इसकी बात ना सुनो, ये आपको ख़त्म करेगा। और आपने देखा ग्रेग चैपल ने क्या कुछ नहीं किया। आप कह रहे बॉब वुल्मर ने शोएब अख्तर को खराब कर दिया और करना था, आपने बचा लिया। जी जी जी, बचाया ना। और आपने बॉब वुल्मर के खिलाफ शोएब अख्तर को ऐसे इंजेक्शंस दिए कि उन्होंने थप्पड़ भी मार दिया। एक जो रहता है वो मैं मारूंगा किसी दिन। लेकिन हमने तो सुना है कि शोएब अख्तर वैसे काफ़ी जिंदा दिल इंसान हैं, वो काफ़ी शायरी करते हैं, काफ़ी गाने गाते हैं। हमने वेबसाइट पर उनके गाने भी सुने थे, बड़े अच्छे गाने गाते हैं हिंदी फिल्मों के वो। देखें जी, ये तो कुदरती बात है, जो स्पोर्ट्समैन है वो हर फन मौला होता है, वो डांस भी करेगा, गाने भी गाएगा, नाच भी करेगा। तो शुएब अख्तर ने तो वैसे भी यहाँ पे पिछले दिनों पता चला है कि किसी चैनल के ऊपर गाने अच्छे गाए हैं और उसको शायद गानों का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहा है। ये वो इंडिया टीवी पर ही उन्होंने गाने दिखाए थे, और उसके बाद में जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उन्होंने शोएब अख्तर को ऑफर दिया है कि आप यहाँ आकर के फिल्मों में गाने गा सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ही इज़ ब्रेव मैन, और खुल के वो सामने बात करता है। आई एम हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्लैड कि इस तरह का डेयरिंग आदमी है वो। लेकिन ये तो नहीं होगा कि म्यूजिक डायरेक्टर को भी थप्पड़ लग जाएगा अगर उन्हें गाना पसंद नहीं आया तो? इसका मैं इसकी मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता, यू नेवर नो। लेकिन शुएब अख्तर ऐसा करेगा नहीं। जब भी किसी पर इल्ज़ाम लगता है उसकी डिफेंस में आप खड़े होते हैं। सिर्फ शोएब अख्तर नहीं, इंजमाम पर जब इल्ज़ाम लगा बॉल टेम्परिंग का, तो आप उसकी डिफेंस में खड़े हुए। देखें जी, बात जी साफ है कि जो सच है वो छुप नहीं सकता। अब बॉल टेम्परिंग की जब बात आई है, डैरिल हेयर आपके सामने है, पहले उसने $5 लाख मांगा कि ये मुझे दे दें, मैं क्रिकेट से रिटायर हो जाता हूँ, बिकॉज ही वॉज गिल्टी। उसके बाद ट्रिब्यूनल में जो मधु गाले ने फैसला दिया कि बॉल टेम्परिंग नहीं हुआ, तो उसके बावजूद भी अभी तो मैं इसके ऊपर मज़ीद जाना चाहता था कि 4 मैचेस की इंतमाम के ऊपर जो बैन लगाया, दैट इज़ इलीगल। क्योंकि अगर उसने टेम्परिंग की नहीं, हेयर की जो बात थी वो ख़त्म हो गई, तो वाई ही इज़ बीन पेनलाइज्ड फॉर 4 मैचेस। बॉल टेम्परिंग, मैंने सुना है आपका दावा यह है कि आप तो 100 मीटर दूर से देखकर बता सकते हैं बॉल टेम्परिंग कैसे होती है। 100 नहीं हजूर, 1000 गज से देख के बता सकता हूँ, हाथों की मूवमेंट से, कि टेम्परिंग जो कर रहा हो। लेकिन पाकिस्तान टीम ने जो ओवल पे मामला था, कोई टेम्परिंग नहीं की। इसलिए बता सकते हैं कि आपको पता है, आपने बहुत की होगी बॉल टेम्परिंग अपने ज़माने में। देखें, ये तो एक हमारे कैप्टन इमरान खान ने एडमिट किया लंदन की कोर्ट में कि ही यूज्ड टू टेम्पर द बॉल एंड ही वन द केस अगेंस्ट वहाँ के जो एनएलएम और दूसरे बोथम वगैरह थे, तो ही वन द केस, कहा कि मैं टेम्पर करता रहा हूँ, तो हम इकट्ठे खेलते थे। इमरान टेम्परिंग करते थे, आप उनके गुरु थे सिखाने वालों में, और कौन कौन ऐसे बॉलर थे जो बॉल टेम्परिंग करते हैं? नहीं जी, उस ज़माने में इतना टेम्परिंग का बात ही नहीं थी, क्योंकि गेंद जल्दी पुराना हो जाता था और इसकी एक ख़ास टेक्निक है। जिनको टेक्निक का नहीं पता वो टेम्परिंग भी कर लें तो फिर भी स्विंग नहीं कर सकते। तो आज के ज़माने में ऐसे कौन से बॉलर हैं जो आपको लगता है जिनको आपने 1000 गज़ की दूरी से देखा और पकड़ लिया? वो तो जी मुझे ऑफिशियली कोई अपॉइंट करें तो ऐसे राज आपको ऐसे ही बता दूं। अभी आपके मुंह से कट्टरता की 2 बातें निकली हैं कि शोएब अख्तर ने जो थप्पड़ मारा उनको, इस नाते कि उन्होंने अल्लाह ताला का अपमान किया, ठीक है ना। लेकिन आपके देश में जावेद मियांदाद जैसे कट्टर क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो इंडियन टीम को गाली दिए, और दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों को उन्होंने अपना समधी बना लिया।
उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखें जी, मैं तो ये जो उनका ये ज़ाती मामला है, अगर समझी बनाया है तो दोनों तरफ से शादी का मामला है, वो उनका ज़ाती मामला है। तो उनका बेसिक सवाल यह है कि जब जावेद मियांदाद जैसे प्लेयर फील्ड पे इंडियन खिलाड़ियों को गाली देते हैं, ऐसी गालियां जो मैं आपको बता भी नहीं सकता वो इस्तेमाल करते हैं, तब आप कुछ नहीं कहते? नहीं जी, वो तो देखें, अभी ऑस्ट्रेलिया में वो इंडियन ओरिजिन या जो भी कह लें पेनासार को क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। ये क्रिकेट के अंदर मैंने बड़ी गाली निकाली हैं और खाई भी हैं, तो ये कोई बात नहीं है। ये हीटेड वर्ड्स होते हैं, इसको गाली नहीं कहते। ऑन द कोर्स ऑफ द मैच आप एक ऐसे पोजीशन में आ जाते हैं कि हीटेड वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं, उनको आप गाली ना तस्वर करें। इंडिया पाकिस्तान की टीमों में सबसे ज्यादा गाली देने वाला कौन प्लेयर आपने देखा अब तक? आपके सामने बैठा हूं, आपके सामने बैठा हूं। आपकी अदालत में आज इल्जामात और सवालात के घेरे में है सुल्तान ऑफ स्विंग सरफराज नवाज। आपकी अदालत में अगला इल्जाम सरफराज नवाज पर। आपकी अदालत में पाकिस्तान के फॉर्मर स्विंग बॉलर सरफराज नवाज पर इल्जाम है कि ये बढ़ चढ़कर दावे करते हैं। सरफराज साहब, पाकिस्तान में तो आप बॉलर्स को बॉलिंग सिखा नहीं पाए, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक कमजोर हो गया और आप आए हैं यहाँ दिल्ली में यहाँ के बॉलर्स को बॉलिंग सिखाने के लिए। पाकिस्तान में आप देखें, मैं बॉलरों के नाम लेता हूं। 96 में मैंने शुएब अख्तर, अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, फजल अकबर, यासर अरफात, ये बॉलर पैदा किए। 99 में फिर मैंने कोचिंग की, इनको मज़ीद बेहतर किया। और अब भी देखें कि पाकिस्तान के पास वही बॉलर हैं जो मैंने कोच किए हुए। उसके अलावा गुल आया, अभी यंगस्टर है। उसके अलावा मोहम्मद शबीर, पूरी दुनिया में डेनिस लिली क्या, उसके बाद होल्डिंग क्या, पाकिस्तान के कोच क्या, सब ने कोशिश की कि मोहम्मद शबीर का बॉलिंग एक्शन ठीक कर दिया जाए, लेकिन कुदरत ने ये इज्जत मुझे दी है, मैंने उसका एक्शन बिल्कुल ठीक किया। और आप देखेंगे कि इसी माह 21 नवंबर ही इज़ गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर दिस टेस्ट। और उसके बाद पाकिस्तान के लिए खुशखबरी होगी एंड क्रिकेट वर्ल्ड के लिए भी कि एक अच्छे बॉलर को वो दोबारा देख सकेंगे। उसका एक्शन बिल्कुल ठीक कर दिया और अल्लाह के फजल से ही विल बी प्लेइंग फॉर पाकिस्तान वेरी सून। वहाँ तो आपने काफ़ी वक्त लगाया ना उनको सिखाने में? 3 माह। और यहाँ आप एक हफ्ते में बॉलर बनाने आए हैं। हाँ, ये एक हफ्ता जो मेरा है, मेरा एक हफ्ता बाकी दुनिया के जितने मर्जी कोच लें उनके 2 साल के बराबर है। इसी पिच पे आप देखेंगे कि ये बॉलर तूफ़ानी बॉलिंग करके किस तरह मैच 4 दिन का मैच 3 दिन में ख़त्म करेंगे। लेकिन डेड पिच पर आप जो सिखा देंगे वो इनकी आगे ज़िंदगी में कहाँ काम आएगा? ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में जो पिचेस होती हैं उस पर तो ये चलेंगे नहीं बिल्कुल। नहीं, 3 पिचें बनाई हैं। एक है ग्रीन पिच जैसे न्यूजीलैंड इंग्लैंड की तरह, दूसरी पिच है हार्ड एंड बाउंसी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की तरह, एक है मड रोल पिच जैसे इंडो पाक में है। और इन तीनों पिचेस पर उनको ग्रेजुअली टीच करना है। सो दे विल बी बॉलर बनेंगे दुनिया में जहाँ मर्जी जाएं, दे विल बी एक्लामेटाइज फ्रॉम होम ग्राउंड। उनको पता होगा कि तेज़ पिच पे कैसे बॉल करना है, कितना जोर लगाना है, पिच ऑफ द बॉल क्या होगा, क्योंकि स्लो पिच पे गेंद आगे करना पड़ता है, तेज़ पिच पे थोड़ा शॉर्ट रखना पड़ता है, ग्रासी पिच पे इन बिटवीन है। ये सारी टेक्निकें उनको सिखा रहा हूँ और एक हफ्ते में उनका जो थोड़ा सा रन अप, जंप, लैंडिंग और कोऑर्डिनेशन एट दी बॉलिंग डिलीवरी टाइम, वो उसको बेहतर किया है। और उससे जब पेस तेज़ हो जाएगी तो उसके साथ बैट्समैनों को बड़ा फ़ायदा है कि दे विल बी प्लेइंग अगेंस्ट दी फास्टर पेस और उनकी बैटिंग इंप्रूव होगी। एक बड़े प्लेयर ने कहा कि प्रोसेस तो शुरू किया लेकिन थोड़ा देर से शुरू किया। आपकी कोचिंग ख़त्म होगी और तुरंत रणजी मैच शुरू हो जाएगा, तो प्लेयर्स को ये प्रैक्टिस करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। नहीं, यही प्रैक्टिस है एंड दे विल बी राइप
फॉर दोज मैचेस और उस मैचेस में विकेटें लेने के लिए तैयार होंगे। आशीष नेहरा को भी कुछ टिप्स देंगे आप? वो आज नहीं आए, वो मैच खेला, उन्होंने 25 ओवर किए हैं और उसके बाद उन्होंने आना है 1-2 दिन के बाद। तो वैसे वो पिच पर कम, हॉस्पिटल में ज़्यादा रहते हैं। यही मैंने करना है कि वो पिच पे ज़्यादा रहें और हॉस्पिटल का नाम भूल जाएं। एंड मेरी ये विश है कि जाने से पहले उसको इस तरह प्रिपेयर कर दूं कि वो इंडियन टीम में जो वनडे के बाद टेस्ट मैचेस आ रहे हैं उसके लिए उसको कॉल किया जाए। आप बॉलिंग करना तो सिखा सकते हैं, लेकिन फिसल के गिरे नहीं, ये कैसे सिखाएंगे? वो भी देखें जी, टेक्निक है, उसको कॉन्फिडेंस दिलाना है और उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और उसको ये उसमें श्योर हो अपने आप में कि ही शुड फील कि ही इज़ द बेस्ट एंड द फास्टेस्ट इन इंडिया। टिप्स तो आपने इरफान पठान को भी दिए थे। आपने पाकिस्तान में कहा था कि दुनिया का बहुत बड़ा बॉलर बनेगा, लेकिन आजकल विकेट ही नहीं ली जाती है उनसे। मैंने ब्रिटिश हाई कमीशन इन इस्लामाबाद, वहाँ पे पाकिस्तान इंडिया सीरीज़ के दौरान दोनों टीमें मौजूद थीं और उस वक़्त ग्रेग चैपल, बिकॉज वी प्लेड अगेंस्ट ईच अदर एंड ही अंडरस्टैंड कि स्विंग भी कराता हूँ, रिवर्स स्विंग भी है, कन्वेंशनल स्विंग भी, तो ही आस्क्ड मी कि सैफ बॉलर्स को कुछ टिप दो हमारे बॉलर्स को। बट ग्रेजुअली वो सारे फिर आ गया, राहुल ड्राविड कैप्टन वाज देयर और मैंने फिर हर बॉलर को बताया, इरफान पठान का भी बताया कि विकेटें ज़्यादा लो, रन्स की तरफ कम ध्यान दो, बिकॉज हिज जॉब इज़ टू गेट विकेट्स एंड विन द मैच फॉर इंडिया। बैट्समैनों का काम है रन्स करना। तो दूसरा उसके एक्शन में था कि उसका जो पहले बॉलिंग था यहाँ से रिलीज़ कर रहा है और उसको मैंने कहा जोर लगा के यहाँ से रिलीज़ करो, हवा में गेन करो 1 फुट और उससे तुम्हारा जो बॉलिंग डिस्टेंस है कम होगा, स्पीड भी तेज़ होगी और बेंड योर बैक। इसी तरह आरपी सिंह था, उनका भी मैंने बताया कि लेकिन पहले इरफान की बात पूरी कर लें। करें। आपने सिखाया, उसके बाद आप देखिए उनका हाल क्या हो गया है। नहीं, मैंने तो ऐसे बताया है, वहाँ फ्रेजियर कोच भी था, ग्रेग चैपल भी था, तो मैंने उनको कहा कि इसकी इम्प्रूवमेंट ये करें, अगर आप नहीं कर सकते तो आप इनको पाकिस्तान छोड़ दें 1-2 हफ्ते के लिए, मैं करके इनको बिल्कुल ठीक करके भेज दूँगा। तो उसके बाद दूसरे बॉलर भी थे, आरपी सिंह था जी, उसका भी यही था कि उसकी जो लास्ट 3 स्ट्राइड्स हैं, ये बड़ी टेक्निकल बातें हैं, बड़े कोचों को ये समझ नहीं आती। आखिरी 3 स्ट्राइड्स उसकी 1 पेस हो जाती है, तो फिनिश अगर तेज़ होगी तो आप पेस जनरेट करेंगे और मूवमेंट कंट्रोल करेंगे। उसको भी ये बताया कि आप ये करें। सीसान थे, वो मैंने ग्रेग चैपल को बताया कि ही कुड बी योर बेस्ट बॉलर इन कमिंग सीरीज़, लेकिन वो शुरू में तो अच्छी बॉलिंग की, अब मैंने देखा है उसकी स्पीड ही इतनी नज़र आ रही। तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विच आई थिंक इंडियन क्रिकेट बोर्ड शुड थिंक अबाउट दैट कि ये हो क्या रहा है। उसके बाद मुनाफ पटेल का देख लें, वो तो खैर मैं वहाँ टूर पे नहीं थे, लेकिन नाउ व्हाट आई हैव सीन हिम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें भी उसकी स्पीड बिल्कुल ख़त्म है। तो आपके हिसाब से तो कोई बचा ही नहीं। अगर आरपी सिंह, मुनाफ पटेल, श्रीसंत और इरफान पठान चारों बॉलिंग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो इंडिया का वो अटैक। आपके सामने है, देखें साहब, ये यही बात कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में होगा क्या। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनके ऊपर इनको एनालिसिस करना चाहिए थे कि वेयर दे वेंट रॉन्ग। एकदम मुनाफ पटेल की इतना अच्छा बॉलर, स्विंग, और 1-2 मैचेस के बाद स्पीड बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाए। आप इरफान पठान से चाहते हैं वो बॉलिंग पर कंसंट्रेट करे, बिल्कुल। ग्रेग चैपल चाहते हैं वो बैटिंग पर कंसंट्रेट करे, वो क्या करेंगे बेचारे? बाजी ये तो उसको चूज़ करना पड़ेगा और कैप्टन को और क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो बताएं ग्रेग चैपल को कि एक आदमी की जिम्मेदारी है इन टेस्ट मैचेस कि विकेटें लेगा, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडियन बॉलर। एक रोज़ा में इन बिटवीन आप थोड़ा कर सकते हैं ऑलराउंडर के तौर पर, लेकिन वो भी लोअर डाउन। आप कह रहे हैं कि ग्रेग चैपल की जो कोचिंग है वो उसमें ही कमी है? नहीं, ग्रेग चैपल फास्ट बॉलर कोच ही नहीं है, वो तो एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्गेनाइज कर रहा है और उसके बाद उसकी जो जिम्मेदारी मुझे नज़र आई है क्विक चेंजेस इन द टीम ताकि कॉम्बिनेशन ही ना बने। ऐसा लगता है कि जो गोरे हैं, अंग्रेज़ हैं, उनके आप ज़रूर खिलाफ हैं। बॉब वुलमर के खिलाफ हैं, आप ग्रेग चैपल के खिलाफ हैं। कोई फॉरेन से कोच आ जाए आप उसको छोड़ते नहीं? नहीं, खिलाफ इसलिए नहीं, मैं ये कहता हूँ
कि इनका इंटरेस्ट हमारे मुल्कों में है ही नहीं। जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोच को हमदर्दी या ज़िम्मेदारी फील करेगा मुल्क के लिए, या इंडिया में इंडियन, वो बाहर का कि उसको क्या हमदर्दी है कि वो परेशान हो कि टीम हार गई है। और वो देखें, ये भी मैंने देखा है कि इंडियन पाकिस्तानी दे आर सर्टन कोचेज, जब टीम हारती है एक एक दिन वो खाना नहीं खाते। तो ये आप देखें, खुलेआम शैम्पेन खोल रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, तनख्वाहें डॉलर्स में आ रही है, जेब में डाल रहे हैं, इनको कोई परवाह ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ जज्बा कोई नहीं, हमदर्दी कोई नहीं, सिर्फ तनख्वाह की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये जो इंडिया की टीम थी, व्हेन दे केम बैक फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, पाकिस्तान में बड़ा अच्छा खेले, उसके बाद अगेंस्ट इंग्लैंड दे प्लेड वेल, और सडनली टीम कोलैप्स हो गई। तो इसका पूरा दोष आप ग्रेग चैपल को देंगे? ऑफ कोर्स जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसी के ऊपर जाना है, बिकॉज ही इज़ नॉट डूइंग द राइट थिंग्स। ग्रेग चैपल जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्लेयर्स को बैटिंग ऑर्डर चेंज करते हैं, बॉलिंग के स्टाइल चेंज करते हैं, वो आपको ठीक नहीं लगते? देखें जी, उसके अलावा आप देख लें कि ये क्विक चेंजेस ठीक नहीं है। उसके बाद देखें, जब गंगूली कैप्टन थे तो इख्तलाफात बढ़ गए, इसके पूरी दुनिया ने अखबारात में पढ़ा। और ग्रेग चैपल का रोल एज ए कोच इज़ फादरली रोल। उसने बयान दिया आइदर मी और गंगूली, नाउ इंडियन क्रिकेट बोर्ड हैज़ टू चूज़ कि किसको रखना है और किसको निकालना है। ये देखें, इतना फाशा सा बयान फ्रॉम द कोच हु इज़ ए फादरली फिगर फॉर द टीम, ये कहे कि या कैप्टन को रखें या मुझे रखें। तो इफ़ आई वाज एनीथिंग टू डू विद द इंडियन क्रिकेट बोर्ड, उसी मिनट में उसको टिकट पकड़ाता कि ये जहाज़ है, स्पेशल जहाज़ करता कि जाओ। लेकिन हमें सुना है कि राहुल द्रविड़ से काफ़ी बनती है इनकी। राहुल द्रविड़ शरीफ आदमी है, वो सिंपल सा आदमी है, तो उसकी तो हर एक से बनेगी, लेकिन उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये भी सुनते हैं जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इंडियन टीम के, बड़े स्टार्स हैं, सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह, युवराज, इन सब की नहीं बनती ग्रेग चैपल से, वो एक एक करके इनकी छुट्टी करना चाहते हैं। नहीं जी, तो मेरी कहाँ बन रही है, मैं तो टीम में नहीं। जो उसकी चीज़ें मैंने देखी हैं, उसकी जो पॉलिसी देखी है, उससे कोई भी एग्री नहीं करेगा। तो अगर ये प्लेयर्स दे आर नॉट हैप्पी, तो आई थिंक ही शुड बी रिमूव्ड। तो आपकी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सलाह क्या है? क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को यही सलाह है कि या तो इसको वॉच करने के लिए दे शुड अपॉइंट अनदर टेक्निकल एडवाइज़र जो टीम के साथ जाए, एंड ही शुड असेस द होल लॉट, और उसके बाद एनालाइज करे कि क्या चीज़ें गलत बॉलिंग में है, क्या बैटिंग में है। उसके बाद ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज़ वॉच करे और रिपोर्ट दे बीसीसीआई को कि जी ये चीज़ें मैंने देखी हैं, और इसके ऊपर कंट्रोल करें। अगर आपको अपॉइंट कर देंगे तो ये वैसे ही चले जाएंगे? वो तो फिर आपके सामने वाज़ेह है। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के उस खिलाड़ी पर जो हमेशा विवादों में घिरा रहा, सुर्खियों में बना रहा। अगला इल्जाम सरफराज नवाज पर। आपकी अदालत में पाकिस्तान के फॉर्मर स्विंग बॉलर सरफराज नवाज पर इल्जाम है कि ये बिना मांगे सलाह देते हैं। बहुत सारे लोग इंडिया में, पाकिस्तान में ये कहते हैं कि कोई सलाह मांगे ना मांगे, और वो भी मुफ्त में, और वो भी अखबार के जरिए मिल जाती है। देखें जी, ये तो मेरी जिम्मेदारी है कि इन पाकिस्तान की अगर बात कर लेते हैं कि इफ़ आई फील इन माई ज़ाती ओपिनियन में कि ये चीज़ ठीक नहीं, ऐसे होनी चाहिए थी, तो ये फ़र्ज़ बनता है एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न कि मैं उसको वाज़ा करूं कि ये बात ऐसे होनी चाहिए। वो अगले की मर्ज़ी है कि वो माने या ना माने। अब आपने सलाह दे दी इंजमाम को, कहा कि आप कैप्टनशिप छोड़ दो, अब कोई कैसे मानेगा इस सलाह को? देखें जी, ये अगर नहीं मानेगा तो फिर शर्मिंदा खुद ही होगा। मैंने उसको कहा है कि टेस्ट मैच में बेशक करो, लेकिन एक रोज़ा उसके बसात से बाहर हो गए। फिज़िकली ही इज़ नॉट अप टू वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड पे, उसकी फ़िज़िकल फिटनेस नहीं है, भाग नहीं सकता, रनिंग बिटवीन द विकेट स्लो है। ये सारी चीज़ें देख के टीम का, जो मैं कहता हूँ कि एक रोज़ा में तो वर्ल्ड कप में बड़ा
तेज़ और बड़ा फिट होना चाहिए, वो उसमें चीज़ नहीं है। उसकी वजह से उसने इंडिया के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान में सीरीज़ हुई, अपने आप को नंबर 6 कर लिया, यूनुस खान को नंबर 7 बैटिंग कराई। तो इसकी वजह से कि अगर हायर अप जाएगा तो उसको रनिंग बिटवीन द विकेट ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो उससे एक्सपोज हो जाएगा। हालांकि देखें, एक रोज़ा मैचेस में इंतमाम नंबर 6 नंबर 7 इज़ ए क्राइम। पूरी दुनिया में अगर कोई टीम ने मैच जीतना है तो पहले 5 बैट्समैन अगर स्कोर ना करें तो वो टीम नहीं जीत सकती, बड़ा कम चांस है। अगर 6-7 के ऊपर आ जाए कि इन्होंने स्कोर करना है तो दैट कुड बी ए फाइटिंग टोटल, नॉट ए विनिंग टोटल। लेकिन वैसे ये भी हम जानना चाहते हैं, इंजमाम में ऐसा क्या है, कौन सी चक्की का आटा खाते हैं कि वज़न कम नहीं होता उनका? बाजी वो उनकी वो उम्र भी है ना, 36 है इस वक्त, और उसके बाद एक्सरसाइज इतनी है नहीं, तो उसकी वजह से ये तो एक्सरसाइज करने से है। एंड देन इस एज में हर आदमी को एक दिन तो ख़त्म होना है क्रिकेट। लेकिन अब वो बात नहीं रही, इंजमाम तो हटना ही नहीं चाहते। आज ही वो तो फिर क्रेन ले जानी पड़ेगी उनको उठाने के लिए। लेकिन वो हट जाएं तो उनकी जगह कोई कैप्टन बनने को तैयार नहीं है। यूनुस खान ने उनको कैप्टन बनाया और उन्होंने इनकार कर दिया। 2 साल पहले मैंने बयान दिया था कि वाइस कैप्टन फ्यूचर के लिए अभी से अनाउंस करें, लेकिन वो आपकी बात कि बिन मांगे सलाह दी, ये मैंने सलाह दी हुई है कि उसमें मैंने सलमान भट्ट का कहा था कि एक यंग कैप्टन को आप ऊपर लाएं, और ये 2-3 साल पहले से मैंने कहा, लेकिन इन्होंने वो बात नहीं मानी। सलाह देना मेरा फ़र्ज़ था ताकि फ्यूचर के लिए एक लॉन्गर रन के लिए टीम बने। तो सलाह तो आप कई बार देते हैं, जैसे आजकल जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं उनको भी आप सलाह देते हैं, लेकिन सुना है कि वो भी ध्यान नहीं देते इस सलाह पर। नहीं जी, अभी तो मैंने कोई कोचिंग की नहीं। शबीर है लेटेस्ट, एंड थैंक्स गॉड ही इज़ डूइंग वेल। इंडिया की बॉलिंग का जो उनका स्तर है दिन ब दिन गिर रहा है, और सर क्या आप नहीं सोचते कि जैसे बैटिंग कोच या एक पूरा कोच है, वैसे बॉलिंग का एक एक्स्ट्रा कोच होना चाहिए? और अगर भारत को अगर आपको ये मौका मिले कि भारत की टीम को आप कुछ सिखाना चाहे बॉलिंग में, तो क्या आप सिखाएंगे सर? BCCI को मेरी तरफ से रिक्वेस्ट कर दें कि इफ़ दे वांट टू सेंड एनी बॉलर इन देयर ओपिनियन के ये फ्यूचर के लिए बड़ा अच्छा अपकमिंग स्टार है, तो ये कैंप लगा हुआ है, यहाँ कोच कर देता हूँ। और एनी टाइम दे नीड, मेरे पास भी वक्त हो तो आई डोंट माइंड कमिंग कोचिंग दैम। और मैं ये एक चीज़ वाज़ा करना चाहता हूँ कि यहाँ आपके मुल्क में भी बेशुमार आपके कोचेज़ हैं, नामवर कपिल देव साहब हैं, उस तरह बेशुमार नामवर बॉलर्स हैं। हम मिलके एक पैनल बन सकता है कि ये बॉलिंग जो डिटीरिएट हो रही है इसको ऊंचा जाना चाहिए। पाकिस्तान के क्रिकेट के ऊपर पाकिस्तान की राजनीति क्यों हैवी रहती है? जब पाकिस्तान की टीम कहीं से हार के आती है तो वो कटघरे में खड़ी कर दी जाती है। इंडिया की तो हमेशा टीम हार के आती है, हमारे मनमोहन सिंह जी उसको कटघरे में नहीं करते। लकीली बात यह है कि पाकिस्तान टीम में इतना कैलिबर है कि वो जो एक मैच हार भी जाते हैं तो उसके बाद फौरी रिकवरी कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें दब जाती हैं। इंडिया में ये है कि एक हार, दूसरी हार, तीसरी हार फिर आ जाती है, तो वो लगातार हारने से, और इंडिया में जो मीडिया है उसमें बहुत कम इन्फ्लुएंस है बोर्ड ऑफिशियल्स का, तो जिसकी वजह से चीज़ें दब नहीं रही। पाकिस्तान में बोर्ड ऑफिशियल ने जो ये मीडिया है उसको कंट्रोल कर लेते हैं और उनको दौरों पे भेज दिया और वो टंगलेस हो जाते हैं, बोलते नहीं। ये फ़र्क है कि वहाँ चीज़ें दब जाती हैं और यहाँ बाहर आती हैं और कुटारा बन जाता है। इंडियन क्रिकेट टीम या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है मोस्ट स्ट्रेंथफुल है? कौन सी टीम जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथफुल आप मानते हैं उसे? देखें जी, ये तो आपके सामने परफॉर्मेंस है कि कौन अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। एक स्टेज में पाकिस्तान वाज अनबीटेबल, इंडिया में खेल के गए, जीतते गए, और इवन इन पाकिस्तान अर्ली जब मैं भी खेलता था तो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग वाज आउटस्टैंडिंग, तो उसकी वजह से पाकिस्तान को एडवांटेज रहा और जीते हैं। अब इंडिया जो लास्ट 2-3 सीरीज़ हुई हैं, इंडियंस वर ऑन टॉप। नहीं, अभी हमारे यहाँ हैदराबाद में जैसा हुआ 724 रन बने हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप क्या कहना चाहते हैं? वो आपके मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि इंडियन टीम बेहतर है।
ये आप कह सकते हैं कि जो एक पिछला रिकॉर्ड था जिसमें शायद तेंदुलकर भी इन्वॉल्व थे, वो 600 कुछ रन का था। और आप देखें तेंदुलकर दुनिया के कितने ज़बरदस्त प्लेयर हैं, और ये भी जो इतना स्कोर किया है, क्वालिटी कोई ज़रूर होगी। और फ्यूचर में ये देखेंगे कि ये तेंदुलकर की और द्रविड़ की और गंगुली की जगह लेंगे। आप मान रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। थैंक यू। आपकी अदालत में आज इल्जामात और सवालात के घेरे में है पाकिस्तान के एक ज़माने के सबसे खतरनाक बॉलर रहे सरफराज नवाज। आपकी अदालत में अगला इल्जाम सरफराज नवाज पर। आपकी अदालत में पाकिस्तान के फॉर्मर स्विंग बॉलर सरफराज नवाज पर आरोप है कि ये हर किसी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। सरफराज साहब, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि अपने दोस्त को दुश्मन में बदलना है, इसकी कोचिंग अगर किसी से लेनी है तो आपसे ली जा सकती है। ये तो देखें, जो सच्ची बात करेगा उसके रास्ते में ऐसे दुश्मन बनेंगे। सच्ची बात इतनी कड़वी लगती है हर एक को, लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन रमीज़ राजा को बहुत परवाह है। रमीज़ राजा का स्टेटमेंट मैंने देखा, उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे इर्रेस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदाराना क्रिकेट अगर कोई हिस्ट्री में हुआ है तो सरफराज है, और उन्होंने कहा कि वो अपने बयानबाजी से हमारे लिए एक एम्बेरसमेंट बन गए हैं। देखें जी, उसकी अपनी ओपिनियन है। मेरी ओपिनियन है कि उसने जितनी पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया है, और बॉब वुलमर एक जुआरियों को टीम के अंदर लाए हैं, ये उन्हीं ने, उसी के ज़माने में है। बैकग्राउंड पता नहीं क्या है, कि कोई पैसे की डील है आपस में, गॉड नोस, लेकिन लाने वाला रमीज़ राजा है ये जुआरिया बॉब वुलमर को, जो अभी आप गैरी कर्स्टन की किताब जैसे मैंने मेंशन किया है उसमें वाज़िया लिखा हुआ है। नहीं, गैरी कस्टन की किताब पर क्यों जाएं, हम आपके बयान पर जाते हैं। आपने जब वो इंडिया से हार गए थे तब आपने कहा था ये प्लेयर्स पर ध्यान नहीं दे रहे, ये पैसा बनाने में लगे हुए थे। बिल्कुल, ये बात सच्ची है कि वही फिर बात कि इनको पाकिस्तान का क्या ख्याल है। ही इज़ नॉट ए पाकिस्तानी, वो अंग्रेज़ है, आएगा चला जाएगा। जैसे इंडिया पाकिस्तान में ब्रिटिश राज में अंग्रेज़ आए हैं। मैं बकिंगम पैलेस में गया, वहाँ तमाम जो नवाबों की जहाँ कुर्सियाँ मेज़ें, ये वो जो इतनी इतनी खूबसूरत चीज़ें बकिंगम पैलेस के अंदर पड़ी हुई हैं, इस तरह सोने के वो डाले हुए। एक वो था वहाँ सीनियर आदमी, उसको मैंने कहा ये मुझे दे दो, आई विल टेक बैक टू माई कंट्री, वहाँ से तुम ये लेके आए हो। तो ये इन गोरों को तो सिर्फ पैसा और इस तरह की चीज़ें चाहिए। आपका तो एक बयान मैंने देखा जिसमें आपने कहा कि आईसीसी भी मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व है। बिल्कुल, एहसान मानी जो थे चेयरमैन आईसीसी, वाजिया चीज़ें हैं, उन्होंने अपना सारी फिक्सिंग का वो मरकजी किरदार करते रहे। और इंडियन प्लेयर्स में कौन कौन से प्लेयर हैं आपके हिसाब से जो कहीं मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व है? देखें जी, ये तो अब पंडोरा बॉक्स खोलने की बात है, तो मैंने इंडिया से पाकिस्तान भी अभी जाना है, इसके ऊपर ना पूछें। जो अखबारों में आपने कहा उसमें तो आपने सुनील गावस्कर का नाम भी ले दिया था। नहीं, ये उस वक़्त की बातें हैं, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि अब आईसीसी को कंट्रोल करना चाहिए इंडो पाक को, और मैं सुजेस्ट करूँगा कि इंडिया से सुनील गावस्कर शुड भी आईसीसी मैलकम स्पीड की जगह आए, या पाकिस्तान से किसी को लें, ताकि ये जो गोरी चमड़ी ने सारी चीज़ें कब्जा किए हुए हैं, ये अब इंडिया पाकिस्तान में है, क्योंकि वी आर दी बिगेस्ट रेवेन्यू मेकिंग कंट्रीज़। इससे ज़्यादा उनको पैसा कहाँ से मिलता है, तो ये अब हमारे मुल्क में आना चाहिए। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बॉब वुलमर को हटा दो, इंडिया से ग्रेग चैपल का नाम मिटा दो, आईसीसी से अंग्रेज़ों को हटा दो और कब्जा कर लो। बिल्कुल, अब तो कब्जा ही करना पड़ेगा। आपका स्टेटमेंट में देखा वसीम अकरम के खिलाफ, सलीम मलिक के खिलाफ आपने उनके ऊपर भी मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम लगाए थे। वो तो देखें जी, मलक यूम कमीशन ने साबित किया है, और उन्होंने ये वाज़ा किया है कि वसीम अकरम शुड बी रिमूव फ्रॉम कैप्टनसी एंड ही बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, कि ये आइंदा कुछ ना करे। तो वो तो मेरी बातें तो सारी सच्ची हैं। लेकिन सारे सच आप बोलें ये क्या ज़रूरी है? बस ये एक आदमी की आदत होती है कि सच
सच होता है और झूठ झूठ है। मैं झूठ के करीब नहीं जाता। और आपके सच से सबसे ज़्यादा, आपके बयानों से सबसे ज़्यादा अगर किसी को हर्ट होता है तो इमरान खान। आज ही वो तो इनका लीडर है जो जुआरिये हैं। आपने उनको चरसी भी कहा, सट्टेबाज भी कहा। देखें जी, मैंने तो एक अलहदा कहा, कासम उमर का बयान सरेआम मौजूद है। व्हेन इमरान वाज कैप्टन, उसने कहा कि ये चर्स पीता है और चर्स कैरी भी करता है, जिसकी वजह से कासम उमर वाज बैन फॉर लाइफ। और उसके बाद सट्टेबाजी की बात जो करते हैं वो आपके प्रोग्राम, आपकी अदालत में उसने माना है आपके सामने कि $20,000 लगा के 40,000 मैं जीता हूँ। तो ये इससे ज़्यादा एविडेंस क्या हो सकता है? और उसके बाद आप देखें यहाँ पे दूसरी चीज़ों की अब क्या बात करनी है कि लोगों का माल खाने का उसको शौक़ है। और मुझे शक पड़ता है कि जब यहाँ मैचेस खेलता था, नहीं, यहाँ इंडिया के माल खाने का शौक है। आज इंडिया में माल खाता है। जीनत अमान रेखा जी से क्या कुछ नहीं लिया उसने। आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने जीनत अमान और रेखा का माल खा लिया? अब बिल्कुल, वो हर एक का खाता है। इवन जब आता होगा तो वही बिल बुल इनका पे करती होंगी। डोरें डालता है उनके ऊपर, पिंगेंट बनाता है कि शादी भी करूंगा, ये भी करूंगा। कभी कभी ऐसा लगता है सरफराज, आप जो कुछ इमरान के बारे में कह रहे हैं, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और लगातार लगाते रहते हैं, शायद कहीं थोड़ी बहुत जलन होगी। जितने पॉपुलर इमरान हुए, जितना उनको पब्लिक ने प्यार किया, शायद आपको नहीं किया। बात ये है कि गैमलिंग पाकिस्तान टीम में लाना वाला और ये जो चरस वगैरह सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें टीम में लाने वाला, और उसके बाद देखें ये प्रोटेक्शन देता है जो जुआरी हैं। हर बार वसीम अकरम को जब वो जुए की बात होती थी प्रोटेक्शन देता था। आप जिस इमरान की बात कर रहे हैं वो इमरान खान ऐसे कैप्टन रहे जिसने पाकिस्तानी टीम को लड़ना सिखाया, मैच जिताए, पाकिस्तान को एक दुनिया की सबसे बड़ी टीम बनाया। मैंने सुना ये है कि उन्होंने आपको टीम से निकलवा दिया था, इसलिए आप नाराज़ हैं? नहीं जी, टीम में तो वो मिन्नतें करता था मेरी कि आप टीम से बाहर ना जाएं, और इंडिया के खिलाफ ही केप्ट मी इन द टीम। वो ऐसी बात नहीं है। जब जब आपने बयान दिया, वसीम अकरम ने आप पर केस किया, रमीज़ राजा ने आप पर केस किया, इमरान खान ने आपको लीगल नोटिस भेजा। वो नोटिस भेजे हैं लेकिन भाग जाते हैं। मैं अफसोस करता हूँ और इनको ढूंढता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ चैलेंज के ठीक है चलें आएँ। 5 करोड़ का केस हो गया मेरे पे, वसीम अकरम ने 50 लाख का कर दिया। जब इनको मैंने जवाब दिए कि वसीम अकरम को मैंने कहा कि आई विल क्वेश्चन होगा आपकी अदालत वहाँ कोर्ट में कि इंग्लैंड के अखबारों में छपा है कि आपका वालिद अगवा हुआ था एंड पीपल पेड मनी एंड ही वाज रिकवर्ड। तो ये सारी चीज़ें वाज़ेह हैं, अखबारात में आ चुकी हैं, तो उसमें कौन सी छुपी बात है? या फिर आप सियासत में अपनी जगह बनाए रखने के लिए इन सब के बारे में इस तरह की बातें कहते रहते हैं? नहीं जी, मैं कोई लालू साहब तो हूँ नहीं, वो उनका शौक़ होता है। उनको शौक़ है ऐसी बातें करने का। लेकिन ये बात सही है कि अपने बयानों की वजह से आप हमेशा अखबारों में फ्रंट पेज पर सुर्खियों में बने रहते हैं। ये तो कुदरत ने एक जो मेहरबानी की हुई है। बयानात सच्चे होते हैं, ऐसे बयानात नहीं। अगर ऐसे बयानात होते तो मैं कई दफ़ा फ़ाइन हुआ होता और मैं बैंकक्रप्ट हो गया होता और सड़क पे पैदल होता, जेल में होता। लेकिन बयान सच्चे हैं, फेस नहीं कर सकता कोई। और सच बोलना मेरा शेवा है, मैं इससे पीछे नहीं हट सकता, बेशक कत्ल भी हो जाए। आपकी अदालत में आज हमने जनता की तरफ से मुकदमा चलाया सरफराज नवाज पर। हमने उनसे पूछा उनकी बयानबाजी के बारे में, हमने उनसे पूछा उनकी कोचिंग के बारे में, हमने उनसे पूछा शोएब अख्तर और इरफान पठान के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज जावेद नकवी के फैसले का। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये सदाबहार शख्सियत हैं और जिस तरह का लबो लहजा इख्तियार किया है इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, उससे मालूम ये होता है कि गालिब ने ये मिसरा शायद इन्हीं के लिए कहा था कि ना हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुंह में ज़ुबां क्यों हो।
तो आपके दिल में जो एक बड़ा दिल है मजबूत, उसी की वजह से शायद आप सहारा लेके ज़ुबान जो है, ताने तिशने जो हैं, वरना एक मिस्कीन आदमी उसको झेल नहीं पाता। साथ ही में हमने देखा कि आपने जिन लोगों की मदद करने की कोशिश की उनके साथ कुछ ज़्यादतियाँ हुई। शुएब का किस्सा सामने है और लोगों को पता नहीं है कि उसके शायद ज़िम्मेदार आप हैं। मर गया आशिक, फरिश्ता मौत का बदनाम था, और वो खड़ा कोने में हंसता था, ये जिसका काम था। तो ये काम आपका था, हलाल हुआ वो। लेकिन अदालत ये सारी खूबियाँ सामने रखते हुए आपको ये हुक्म देती है कि जो एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस जिसका आपने तज़किरा किया है, आप उसकी खिदमत, उसको रिवाइव करने में एक बार फिर लग जाइए, ताकि एशिया की जो का झंडा जो आपने बुलंद किया है वो आगे बढ़े। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि सरफराज नवाज ने जो मुहिम छेड़ी है एशिया का झंडा ऊपर करने की, उसमें वो सफल होंगे और नए नए बॉलर्स को पैदा करते रहेंगे, इंडिया में, पाकिस्तान में खिलाड़ियों को मदद करते रहेंगे। आज का मुकदमा यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे आपकी अदालत में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।